हेलो स्टूडेंट्स। हाँ बेटा, लास्ट क्लास में हम गैस की अवस्था पढ़ रहे थे और हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था वान डेर वाल्स इक्वेशन। और मैं आप लोगों को जो वान डेर वाल्स इक्वेशन थी उसमें दाब की अलग अलग स्थितियाँ एक्सप्लेन कर चुके थे हम लोगों ने कम दाब पर, उच्च दाब पर और मध्यम दाब पर दाब की अलग अलग कंडीशन देखी और उसके आधार पर जेड की वैल्यू फाइंड आउट करी थी। हमने कहा जेड 3 केस में चेंज हो सकता है, जेड इक्वल टू 1 हो सकता है, जेड लेस देन 1 हो सकता है और जेड ग्रेटर देन 1 हो सकता है। ये 3 कंडीशन हमारे पास थी जेड से रिलेटेड। यहाँ तक कि हम लोग बात कर चुके थे। उसके बाद मैंने आप लोगों को 2 लॉ पढ़ाए थे। एक था डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ। उसके अकॉर्डिंग किसी भी गैसीय मिश्रण का जो कुल दाब है वो कुल दाब सभी घटकों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। उसमें हमने कहा था P इक्वस टू PA प्लस PB प्लस PC, यहाँ तक की बात कर ली थी। उसके बाद हमने ग्राहम का विसरण नियम पढ़ा था। ग्राहम के विसरण नियम के अनुसार किसी भी गैस के विसरण की दर उस गैस के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल मैंने लास्ट क्लास में आपको सोल्व कराए थे। आज हम बात करेंगे नए टॉपिक की और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है गैसों का अणुगतिक सिद्धांत। गैसों का अणुगतिक सिद्धांत, KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। देखिए KTG वैसे तो आप डिटेल में फिजिक्स में पढ़ेंगे क्योंकि फिजिक्स में भी आपको गैसीय अवस्था, ये गैसीय स्टेट पढ़ना है, गैसीय अवस्था। और जो गैसीय अवस्था है वहाँ फिजिक्स में आप वहाँ डिटेल से उस वाले पार्ट में जो पढ़ते हैं वो टॉपिक कौन सा है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, आप बेसिकली वहाँ पढ़ते हैं। यहाँ हम इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इसके अकॉर्डिंग जो KTG का मेन समीकरण है केवल उसकी बात करेंगे। बाकी सारी चीज़ें डिटेल में आप लोगों को कहाँ पढ़नी है, फिजिक्स में जब आप KTG पढ़ते हैं उसके साथ में पढ़नी है। देखिए ये जो गैसों का अणुगतिक सिद्धांत है, अणुगतिक सिद्धांत जो है वो बर्नौली, मैक्सवेल, बोल्ट्जमान, गैसों का अणुगतिक सिद्धांत मैक्सवेल, बर्नौली, बोल्ट्जमान और जूल। बर्नौली, मैक्सवेल, बोल्ट्जमान और जूल, इन साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था। किसने दिया था? बर्नौली, मैक्सवेल, बोल्ट्जमान और जूल, इन्होंने दिया था। और इनके साथ में क्लासियस, ये 5 साइंटिस्ट थे। इन 5 साइंटिस्ट ने मिलकर हमें कौन सा सिद्धांत दिया था? गैसों का अणुगतिक सिद्धांत दिया था। ये जो मुख्य रूप से सिद्धांत है, ये सिद्धांत जो वास्तविक गैसें हैं, वास्तविक गैसों के व्यवहार को स्पष्ट करने की बात करता है। व्यवहार को स्पष्ट करता है मतलब वास्तविक गैसों के वे जितने भी गुणधर्म हैं जो आदर्श गैसों की तरह हो सकते हैं, या हमने कहा कोई भी गैस Z इक्वस टू 1 पर तो आदर्श है, लेकिन जैसे ही Z के मान में विचलन आता है वो गैस वास्तविक गैस बन जाती है। तो वास्तविक गैसों के जितने भी गुणधर्म हैं उन सारे गुणधर्मों को एक्सप्लेन करने की बात कौन सा सिद्धांत करता है? काइनेटिक थ्योरी द्वारा की जा सकती है। ये जो सिद्धांत है इसके अनुसार मतलब इसके कुछ महत्वपूर्ण अभिग्रहित थे, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, उनकी हम यहाँ बात करेंगे। जैसे इसके अनुसार पहला पॉइंट हम बात करें तो गैस जो है, गैस अनेक सूक्ष्म कणों से बनी होती है, अनेक सूक्ष्म कणों से बनती है जिन्हें अणु कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? अणु कहा जाता है। गैस जिन सूक्ष्म पार्टिकल्स, जिन टिनी पार्टिकल से बनी हुई है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से, उन पार्टिकल्स को हम क्या कहेंगे? गैसियस मॉलिक्यूल्स कहेंगे, गैसीय अणु कहा जाता है। ये जो गैस के अणु होते हैं, एक गैसियस मिक्सर है या कोई भी एक गैस है पूरी सारी, उस गैस के जो पार्टिकल्स है जिनको आपने अणु कहा, ये गैसीय अणु आकार, आकृति व द्रव्यमान में समान होते हैं। आकार, आकृति व द्रव्यमान में कैसे होते हैं? समान होते हैं। गैस के अणु आकार, आकृति और द्रव्यमान में समान होते हैं। मतलब
एक मिश्रण में जितने भी गैसीय अणु पाए जाएंगे उन सारे अणुओं का आकार, आकृति और द्रव्यमान हमेशा कैसा पाया जाएगा? समान पाया जाएगा। नंबर 3, गैस के अणुओं का आयतन, गैस के अणुओं का आयतन कुल आयतन की तुलना में, कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है, नगण्य होता है। कैसा माना जाएगा? और ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि जब हमने गैस की बात करी थी, या हम ये कहते हैं कि आदर्श गैस जो है उसके लिए आपने कहा था गैस के अणुओं का आयतन कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। तो वो चीज़ आदर्श गैस पे तो लागू थी, लेकिन जब हम वास्तविक पढ़ रहे थे तो वो उस पर अप्लाई नहीं हो रही थी। तो ऐसे जितने भी गुण जो आदर्श गैस दर्शा रही है या जो वास्तविक गैस दर्शा रही है, उनकी जो व्याख्या है वो किसके आधार पर की जा सकती है? काइनेटिक थ्योरी के आधार पर की जा सकती है। और ये थ्योरी ये कहती है कि गैस अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है जिन्हें अणु कहा जाता है। अणु आकार, आकृति और द्रव्यमान में समान होते हैं, लेकिन अणुओं का जो आयतन है उस आयतन को कुल आयतन की तुलना में क्या माना जाता है? नगण्य माना जाता है। नंबर 4, गैस के अणु तीव्र गति से, गैस के अणु तीव्र गति से यादृच्छिक रूप में गति करते हैं। यादृच्छिक रूप में क्या करते हैं? गति करते हैं। गैस के अणु तीव्र गति से यादृच्छिक रूप में क्या करते हैं? गति करते हैं। उनकी जो गति है उसमें परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है। हमने कहा गैस के अणु तीव्र गति से यादृच्छिक रूप से गति करते हैं। इनके वेग में, वेग को मैं गति बोल सकता हूं, वेग या गति, इनके वेग में परिवर्तन, इनके वेग में परिवर्तन आपस में टकराने, आपस में टकराने अथवा पात्र की दीवारों से टकराने पर होता है। पात्र की दीवारों से टकराने पर संभव है। मतलब ये कोई पात्र है, इस पात्र में गैस के कई सारे अणु हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स है ये आपस में टक्कर करे, मतलब ये अणु मान लो इस तरह से गति कर रहा है, इधर जाना है इसको, यादृच्छिक रूप से गति करेगा तो इस तरह से गति करता है रैंडमली। अब यहाँ कोई एक और अणु आ गया तो ये जैसे ही इससे टकराएगा, टकराने पर इसके वेग में और इसके डायरेक्शन में क्या हो सकता है? परिवर्तन आ सकता है। या जब ये अणु गति करता हुआ यहाँ पात्र की दीवार से टकराएगा तो इससे टकराने के बाद इसका डायरेक्शन क्या हो सकता है? बदल सकता है। तो अणु तीव्र गति से यादृच्छिक रूप से गति करते हैं, लेकिन इनके वेग में या गति में जो परिवर्तन है वो आपस में टकराने अथवा पात्र की दीवारों से टकराने पर ही संभव होता है। ठीक बात। इसके बाद 5 नंबर पॉइंट पे बात करें तो हम कहेंगे सभी अणु स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। सभी अणु स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं? गति करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमने आदर्श गैस जब पढ़ी थी तो हमने कहा गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल नगण्य होता है, और जब आकर्षण बल होगा ही नहीं तो वो अणु स्वतंत्रता पूर्वक गति करेगा, उसको कोई दूसरा आकर्षित करने वाला नहीं है। तो हमने कहा अणु स्वतंत्र रूप से गति करते हैं क्योंकि इनके मध्य आकर्षण बल नगण्य होता है। क्योंकि इनके मध्य आकर्षण बल कैसा होता है? नगण्य पाया जाता है। और आकर्षण बल के नगण्य होने के कारण हम ये बोल सकते हैं कि ये स्वतंत्र रूप से गति करेगा। नंबर 6, गैस के अणु जितने भी गैस के अणु हैं वो गैस के अणु पूर्णतया प्रत्यास्थ होते हैं। पूर्णतया प्रत्यास्थ होते हैं। गैसियस मॉलिक्यूल्स आर कंप्लीटली इलास्टिक। पूर्णतया कैसे हैं? परफेक्टली इलास्टिक या कंप्लीटली इलास्टिक होते हैं, पूर्णतया प्रत्यास्थ होते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा का क्षय नहीं करते हैं। ऊर्जा क्षय नहीं करते हैं।
मतलब ये एक अणु था, ये गति यहाँ से गति कर रहा है, लेकिन ये अणु जब किसी दूसरे अणु से टकराता है तो टकराने के बाद और टकराने से पहले इसकी जो ऊर्जा थी दोनों केस में सेम रहती है। मतलब टक्कर के बाद अणु की ऊर्जा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो हम बोल सकते हैं कि वो जो टक्कर हुई वो टक्कर पूर्णतया प्रत्यास्थ है। मतलब अणु को भी हम कैसा मान सकते हैं, पूर्णतया प्रत्यास्थ अणु मान सकते हैं, क्योंकि ये अणु टकराने के बाद किसी से भी, चाहे पात्र की दीवार से टकराए चाहे आपस में टकराए, टकराने के बाद इसकी ऊर्जा में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। और जब ऊर्जा की कमी नहीं आएगी तो हम अणु को बोलेंगे कि अणु कैसा है, पूर्णतया प्रत्यास्थ होता है। ठीक है, फिर देखिए नंबर 7 पॉइंट की बात करें। ये जब ये गैस के अणु आपस में टक्कर करते हैं या ये गैस के अणु जब पात्र की दीवार से टकराते हैं तो इनके टकराने के परिणाम स्वरूप दाब उत्पन्न होता है। मतलब एक जो पात्र है जिसमें ये गैस के अणु भरे हुए हैं, इस पात्र का जो कुल दाब है वो कुल दाब इन टक्करों के द्वारा या इन अणुओं के बीच होने वाली टक्करों का परिणाम होता है। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, गैसीय मिश्रण का कुल दाब अणुओं के मध्य होने वाली टक्करों का परिणाम होता है। अणुओं के मध्य होने वाली टक्करों का क्या होता है, परिणाम होता है। और ऊपर के पॉइंट में आपने लिखा है कि अणु जो है वो पूर्णतया कैसा होता है, प्रत्यास्थ होता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसका, उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आता है। क्लियर। चलिए फिर वापस आगे चलते हैं, हम पॉइंट नंबर 8 की बात करते हैं। ये जितने भी गैस के अणु इस पात्र में भरे हुए हैं, ये अणुओं पर गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का अगर इन पे प्रभाव पड़ता तो ये सारे गैस के अणु पात्र के पेंदे में आकर के एकत्रित हो जाते। पर किसी भी पात्र में अगर हमने गैस को भरा है तो गैस के अणु कभी भी पात्र के पेंदे में एकत्रित नहीं होते हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूं, गैस के अणुओं पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नगण्य होता है। मतलब जो भारी कण है या भारी अणु हैं वो ऊपर की सतह पर गति कर सकते हैं, या जितने भी हल्के अणु हैं वो पात्र के मतलब नीचे की सतह पर आराम से क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। भारी अणु ऊपर गति कर सकते हैं, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं, क्योंकि अगर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव लगता तो ये पेंदे में आते, नीचे की तरफ बैठते, लेकिन गैस के अणु यादृच्छिक रूप से गति करते हैं, लगातार गति करते हैं, गति बहुत तीव्र होती है। इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि गैस के अणुओं पर गुरुत्वाकर्षण का जो प्रभाव है वो पूरी तरह से क्या होता है, नगण्य होता है। नंबर 9, गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा, गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा परम ताप के समानुपाती होती है। परम ताप के क्या होती है, समानुपाती होती है। गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा परम ताप के समानुपाती होती है। ये इस सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हमें यह बताता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की बात करी जाए, आगे हम बात कर सकते हैं कि जितने भी अणु हैं, सारे अणुओं ने यहाँ गति करी, तो अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो किसके समानुपाती होगी, परम ताप के समानुपाती होती है। ये इस सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण अभिग्रहित है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि किसी भी गैस के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो किसके समानुपाती होती है, परम ताप के समानुपाती होती है। और लास्ट 10 नंबर पॉइंट पे हम बात करें कि ये जितने भी पॉइंट आपने लिखे हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं, उपरोक्त सभी अभिग्रहितों के आधार पर
अणुगतिक सिद्धांत का सामान्य समीकरण, अणुगतिक सिद्धांत का सामान्य समीकरण निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। PV इक्वल्स टू 1/3 mNc²। अच्छा, ये जो C है, इस C को कई जगह U भी लिखा जा सकता है। C की जगह क्या मिल सकता है आपको? U। तो उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने कहा अणुगतिक सिद्धांत का सामान्य समीकरण क्या लिखा जा सकता है? PV इक्वल्स टू 1/3 mNc², या क्या लिखा जा सकता है? mNu²। इस समीकरण में P क्या है? हाँ, P है गैस का दाब। P क्या है बेटा? गैस का दाब। V क्या है? गैस का आयतन। N है अणु या मोलों की संख्या। C या U ये क्या है? अणुओं का वेग। और आगे हम वेग की बात करेंगे, या जब आप फिजिक्स में पढ़ेंगे तो डिटेल में वेग की बात करेंगे। गैस के अणुओं में 3 प्रकार का वेग पाया जाएगा: वर्गमाध्य मूल वेग, औसत वेग और प्रायिकता वेग, रूट मीन स्क्वायर, एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल। ये 3 तरह के वेग की यहाँ बात की जाती है गैस के अणुओं की। वो इसी सिद्धांत का डिटेल पार्ट है। तो हमने कहा C क्या है? गैस का वेग, स्क्वायर रूट वेलोसिटी। ये जो अणुओं का वेग है, इस अणुओं के वेग को बोलते हैं वर्गमाध्य मूल वेग। कौन सा वेग है? वर्गमाध्य मूल वेग बोला जाता है। क्लियर? बोलो, कर सकते हैं। एक इसमें पर्टिकुलर पॉइंट बचा हमारे पास, m है मास ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। गैस के अणुओं का भार। ठीक बात है। अब ये जो काइनेटिक थ्योरी है, इस काइनेटिक थ्योरी के बेस पे काइनेटिक एनर्जी मतलब अणुओं की गतिज ऊर्जा और ताप में एक संबंध स्थापित किया जा सकता है, और वो संबंध होता है 3/2। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 3/2 kT। किसके बराबर होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर 3/2 kT। क्योंकि हमने एक पॉइंट लिखा था, गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा परम ताप के समानुपाती है। मतलब ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये किसके समानुपाती है? परमताप T के समानुपाती है। और यहाँ ये जो K है, इस K को वोल्टजमान नियतांक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वोल्टजमान कांस्टेंट नियतांक, वोल्टजमान कांस्टेंट माना जाता है। और ये जो वोल्टजमान कांस्टेंट है, इसकी जो गणना है, मतलब ये जो K है, इसको R/Na से काउंट किया जाता है। किससे काउंट किया जाता है? R/Na। R गैसीय नियतांक है और Na आप सबको पता है अवोगाद्रो संख्या है। ठीक बात है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे गैसों के द्रवीकरण की।